ठीक है सेठ, काम हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, किसी को खबर नहीं होगी। वो आज के बाद किसी को नहीं दिखाई देगा। बहुत समय पहले की बात है। अलाहाबाद नगर नाम का एक सुंदर गांव था, जहां के ज्यादातर लोग खेती किया करते थे। उस गांव के ज्यादातर लोग खेती करने के बाद और अच्छी फसल होने के बाद भी गरीब थे। गांव बहुत छोटा था और वहां गिने चुने ही घर थे। गांव में बहुत कम टेक्नोलॉजी थी। उसी गांव में राठौड़ सिंह नाम का एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था। उसकी अमीरी का कारण था कि वह गांव वालों से कम दामों पर अनाज लेकर शहर में ज्यादा दामों पर बेच देता था। एक दिन राठौड़ सिंह का बेटा अपने पिता से कहता है, पिताजी, आज ही खबर मिली है कि गांव में किसान की फसल बहुत अच्छी हुई है। हमें वह फसल अगर हम कम दाम में खरीद कर बेचेंगे तो हमें उस फसल से खूब मुनाफा होगा। लोग हमें और मानेंगे और मुनाफा भी आसानी से ही होगा। इस गांव में हमारा नाम और दबदबा होना चाहिए, ऐसा नाम कि लोग सुनते ही झुक जाएं। अरे मूर्ख लड़के, तो मेरा बेटा है। अरे अगर हम उसके पास जाएंगे तो हमारा अपमान होगा। लोग समझने लगेंगे कि राठौड़ सिंह गरीब है। तू चिंता मत कर, वो खुद आएगा हमारे पास। हम तब उससे मुनाफा कमाएंगे। पर कभी कभी लगता है दिमाग कहीं धान के बोरे में रखकर आया है। हमारा काम है व्यापार, सौदा करना, लोगों की मेहनत को अपनी समझ से सोने में बदलना। खेत संभालना, फसल उगाना, ये सब किसानों का काम है। वो पसीना बहाएंगे, फसल काटेंगे और फिर वही फसल हमसे कम दाम में बेचेंगे। हम मुनाफा कमाएंगे। यही असली खेल है और यही हमारे मुनाफे का रास्ता है। खेत नहीं, दिमाग जोते जाते हैं बेटा। पर पिताजी, कभी कभी लगता है किसान लोग बेबस हैं। बेचारे शहर जाकर अपनी फसल बेच भी नहीं सकते। रास्ते में बहुत चोरियां होती है। उनके पास अपनी फसल की सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड भी नहीं खरीद सकते। यह सब कब तक चलेगा? क्या कभी कोई ऐसा दिन नहीं आएगा जब वे हमारे सामने खड़े हो जाएं? बेटा, ये दुनिया ताकत और बुद्धि पर चलती है, दया धर्म पर नहीं। जब तक मैं जिंदा हूं, ये खेल ऐसे ही चलेगा। लोग इतने अमीर कभी नहीं होंगे कि वो सुरक्षा खरीद सके। केवल मैं ही हूं जो सुरक्षा खरीद कर भी मुनाफा कमाने में कामयाब हूं। वो लोग मजबूर है और मजबूरों पर राज करने में ही असली मजा है। जब तक चोरी की गोलियां चलेंगी, तब तक राठौड़ सिंह की कमी खलेगी। पिताजी, पर एक बात तो सच है, यह सुरक्षा तो आपको सरकार की तरफ से मुफ्त मिलती है, जिससे आप अमीर बने हैं। अगर यह बात किसी को पता चल गई तो आपका क्या होगा? ये बात बाहर निकली तो हवा भी न बताना। ये सुरक्षा के साथ साथ हम पर निगरानी रखने के लिए एक आदमी भी है, लेकिन वो आदमी वो तो हमारे टुकड़ों पर पलता है। हर महीने उसको पैसे देता हूँ। वो आंख भी बंद करता है और मुंह भी। जिसके पास पैसा हो वही मालिक होता है, बाकी लोग सिर्फ कठपुतली है। बेटा, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो जमीन जोतते हैं और दूसरे वो जो उनके दिमाग और किस्मत जोतते हैं। हम दूसरी जात के लोग हैं। इसे कभी मत भूलना कि लोग हमसे आगे नहीं निकल सकते। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे भाई, इस बार तो भगवान की दया से फसल बहुत बढ़िया हुई है। सोने के भाव की है। लगता है मेहनत रंग लाई। भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। दिल खुश हो जाता है देखकर। भाई, फसल तो अच्छी आई है, लेकिन मन में खुशी जितनी होनी चाहिए थी ना, वो नहीं हो पा रही है। क्यों भला? इतनी मेहनत के बाद अच्छी पैदावार मिली है, फसल सोने के भाव है, फिर चिंता किस बात की? चिंता का कारण राठौड़ सिंह व्यापारी है। सुना है वो इस बार भी हमें अनाज के आधे के नीचे ही दाम देगा। आधे दाम? ये कैसी बात कर रहा है? इतनी बढ़िया फसल हो और हमें आधा दाम मिले, ये तो अन्याय है। हाँ, तुम्हें यकीन नहीं होगा, मैं भी ये सुन हैरान और दुखी हो गया। मेरा रिश्तेदार अभी बगल के शहर से लौटा है। वो बता रहा था कि शहर में अनाज के इतने ऊंचे दाम हैं कि किसान वहां मजे से मुनाफा कमा रहे हैं और गरीब अमीर हो रहे हैं, और यहाँ हमें आधे से भी कम कीमत में बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है।
तो फिर हम भी शहर क्यों नहीं बेच देते? अगर वहां सही दाम मिलता है तो हमें भी फायदा हो जाएगा। बात वही है भाई, अगर आसानी से शहर ले जा पाते तो आज हम गरीब क्यों रहते? सुरक्षा ही इतनी महंगी है कि आधा मुनाफा जो हो रहा है वो भी नहीं होगा। हम मजबूर हैं और हम गरीब हैं। हमारे पास कहाँ है पैसे सुरक्षा खरीदने के लिए? हमारे पास हाथ में जितना आता है वो तो साल भर के घर और कर्ज देने में ही खत्म हो जाता है। सही कह रहे हो। जमीन हमारी, मेहनत हमारी, पसीना हमारा और फायदा अमीरों का। कितने सालों से हम लोग ऐसी ही मजबूरी में जी रहे हैं। क्या हमारा कभी समय भी बदलेगा? बदलेगा भाई, जरूर बदलेगा। बस हमें सही समय पर सही कदम उठाना होगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन गांव की सरकार का आदमी राठौड़ सिंह के यहाँ आता है और बोलता है, सुना है आजकल तुम बहुत पैसे कमा रहे हो, थोड़ी बहुत कृपा हम पर भी कर दो। सरकार की जो रकम मिलती है उससे गुजारा मुश्किल हो रहा है। महंगाई बढ़ गई है, तुम्हारा मुनाफा भी बहुत बढ़ गया है। मुझे लगता है अब तुम्हें भी मेरे पैसे बढ़ा देने चाहिए। मैंने तुम्हारा बहुत बड़ा काम छुपा कर रखा है। देखो, जितना बनता है उतना मैं तुम्हें हर महीने दे देता हूँ। तुम्हें मुनाफा भी हो रहा है, इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें सरकार से कम पैसा मिल रहा होगा। मेरे हिसाब से जो मैं देता हूँ वो बिल्कुल सही रकम है। तुम ये भी जानते हो कि मेरी पहचान गांव में कहाँ तक है। अगर तुम कुछ ज्यादा करने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें हटाकर दूसरे सरकारी आदमी को मंगवा लूंगा। तुम तो जानते ही हो मैं ये कर सकता हूँ, इसलिए उसी में खुश रहो। देखो राठौड़ सिंह जी, अब तुम्हारी बात मैंने सुन ली, पर तुम भी मेरी सुनो। आज तुम्हारे पास जो कुछ है वही मेरे खामोश रहने की वजह से है। एक बार मैं मुंह खोल दूं तो गांव का कोई भी आदमी तुमसे अनाज नहीं बेचेगा और तुम्हारे हाथ में एक पैसा भी नहीं बचेगा। और जो सुरक्षा को तुम सिर पर सवार रखते हो वह तुमसे छीन ली जाएगी और कभी वापस नहीं ले सकोगे। अगर मैं मुंह खोल दूं तो तुम्हारा क्या होगा? आज तुम्हारे पास जितनी भी रकम है या जितनी कमाई तुमने की है, सरकार तुमसे वह सब छीन लेगी और ऊपर से तुम्हें सजा भी मिल सकती है। तभी अचानक वहां राठौड़ सिंह का नौकर आता है। सेठ जी, ये पैसे रख लीजिए। आज जो अनाज मैं शहर बेचने गया था ये उसी के बदले मिले हैं। इतने सारे पैसे देख आदमी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वह और भी लालच में आ जाता है और बोलता है, सेठ, इतना सारा धन और मैं तुमसे तो थोड़ा बहुत ही बढ़ाने के लिए कह रहा हूं, फिर भी तुम नाटक कर रहे हो। सोच लो सेठ, अगर तुम ऐसे ही धन कमाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा मुंह बंद रखने के लिए एक बड़ी कीमत देनी होगी, वरना मैं तुम्हारी सारी पोल गांव वालों के सामने खोल दूंगा। मैं तुम्हें एक दिन का समय दे रहा हूं। अगर एक दिन में तुमने मेरे घर पर पैसे नहीं पहुंचाए तो मैं तुम्हें बर्बाद करके छोड़ दूंगा और ईमानदारी से सब सच गांव वालों को बता दूंगा। ऐसा बोलकर सरकार का आदमी वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद राठौड़ सिंह का लड़का वहां आया और बोला, पिताजी, ये सरकार का आदमी क्यों आया था और इतने गुस्से में जाते हुए दिखा? क्या हुआ? कुछ बात हुई है क्या? कुछ नहीं बेटा, ये सरकार का आदमी जैसा मच्छर भिनभिना रहा है आजकल। इसकी आवाज बंद करवानी पड़ेगी, नहीं तो ये कब हमें काट लेगा इसका कोई भरोसा नहीं। बेटा, तुम अच्छी तरह से समझ गए होगे तुम्हें क्या करना है, सोकर डालो। समझ गया पिताजी, मैं अभी कुछ न कुछ जुगाड़ करके उसे रास्ते से हटा देता हूँ। आप फिक्र मत करो, शायद वह सरकार का आदमी भूल गया हम लोग कौन हैं। वह इसके बाद कभी नहीं भिनभिनाएगा। मैं उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। इतना कहकर सेठ का लड़का राठौड़ सिंह के नौकर से मिलता है और बोलता है, तुम्हारे लिए एक काम है, हमारे गांव का सरकारी आदमी को रास्ते से हटाना है। याद रहे, यह काम आज ही हो जाना चाहिए और इस बात का भी ध्यान रहे, उसकी लाश किसी को नहीं मिलनी चाहिए।
गांव के लोगों को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। सबको लगना चाहिए कि वह गांव से कहीं और चला गया है। इसके लिए मैं तुम्हें पूरे 20,000 रुपए दे रहा हूं, दूंगा। ठीक है सेठ, काम हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, किसी को खबर नहीं होगी। वो आज के बाद किसी को नहीं दिखाई देगा। इतना कहकर सेठ का नौकर वहां से चला जाता है और उसी दिन शाम को आदमी के घर के अंदर घुस जाता है। उसे घर के अंदर घुसा हुआ देख आदमी बोलता है, अरे भाई, कौन हो तुम और ऐसे अंदर आ रहे हो? तुम अंदर कैसे आए? क्यों रे, आजकल बहुत जुबान खुलने लगी है तुम्हारी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सेठ के सामने ऐसी बात करने की? तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हें जितना मिल रहा है उतना कम है क्या, जो वहां जाकर भौंक रहे थे? तुमने सेठ से उलझकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम्हें इसका खामियाजा भुगतोगे। तुम्हारा अंत नजदीक है। आज के बाद तुम किसी के सामने कुछ नहीं बोल पाओगे। आज तुम नहीं बचोगे। अरे भाई, रुको रुको, तुम ये क्या बातें कर रहे हो? सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम चाहे जो करना है कर लेना। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मेरी आखिरी इच्छा समझकर मेरी बात सुन लो। ठीक है, बोलो, क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा? मुझे एक बात बताओ, मुझे मारने के लिए तुम्हें सेठ ने कितने पैसे दिए हैं? मैं तुम्हें उससे दुगना पैसे दूंगा। क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी औकात भी है? बड़े आए मुझे खरीदने वाले। तुम्हें पता है, सेठ जी ने मुझे तुम्हें मारने के लिए पूरे 20,000 रुपए दिए हैं। तुमने कभी 20,000 रुपए देखे भी हैं? तुम 20,000 रुपए की बात कर रहे हो? मैं तुम्हें लाखों दे सकता हूं और अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। बोलो, क्या काम है? क्या तुम तैयार हो? जैसे तुमने सेठ जी का साथ दिया, वैसे ही तुम्हें मेरा साथ देना होगा। इसके लिए तुम्हें 1 लाख रुपये मिल सकते हैं। यह सुनकर उस नौकर को लालच आ जाता है और वह आदमी के साथ मिल जाता है और पूछता है। बोलो, क्या काम है? आदमी सारी योजना उसे बताता है। फिर नौकर राठौड़ सिंह के पास जाता है और बोलता है, सेठ जी, मैंने आपका काम कर दिया। शाबाश, ये लो तुम्हारे 20,000 रुपए। वह वहां से पैसे लेकर चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन राठौड़ सिंह का लड़का शहर किसी काम से गया हुआ होता है। उसी रात राठौड़ सिंह अपने कमरे में सो रहा होता है। तभी अचानक उसे अपने घर में किसी के घुसने की आहट सुनाई देती है। वह सुनकर जाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। सरकार का आदमी उसके सामने ही खड़ा होता है। राठौड़ सिंह को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा होता और डरी हुई आवाज में वह बोलता है, अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो मर चुके थे ना? तुम जिंदा कैसे बच गए? कहीं तुम भूत तो नहीं? हाँ, मैं जिंदा हूं। तुम्हें मैं क्या लगा मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा? तुमने तो मुझे मारने को कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन ऊपर वाला शायद कुछ और ही चाहता था। मेरी मौत तुम्हारे हाथों नहीं, बल्कि तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी थी। यह कुदरत की कहानी है। तुम्हें मरना होगा। तुमने आज तक बहुत पाप किए हैं। आज तुम्हें इस सब की सजा मिलनी चाहिए। आज मैं तुम्हें इस दुनिया से मुक्त करने वाला हूं। राठौड़ सिंह मारा जाता है और नौकर और सरकार का आदमी मिलकर राठौड़ सिंह की लाश ठिकाने लगाने के बाद घर का सामान लूट लेते हैं और वहां से बाहर निकलने लगते हैं। तभी गांव का एक आदमी निर्मल वहां आ जाता है। अरे, तुम हो कौन? यहाँ रात के अंधेरे में क्या ताक झाक कर रहे हो? सीधा जवाब दो, वरना अच्छा नहीं होता। और ये तुम्हारे हाथ में बैग किस चीज का है? साफ साफ बताओ, क्या चुरा कर ले जा रहे हो? अपनी औकात में रहो और अपने काम से काम रखो। क्या पहचानते हो हमें? हम सीधे राठौड़ सिंह जी के विश्वास पात्र हैं। हमें तंग करने की कोशिश मत करो, नहीं तो पछताओगे। हाँ हाँ,
ये तो पता है कि तुम राठौड़ सिंह जी के आदमी हो, पर सवाल तो ये है कि जिस घर के तुम विश्वास पात्र हो, उसी के सामान से भरी ये बैग तुम रात के अंधेरे में क्यों लेकर भाग रहे हो? जरा इसे खोलकर तो दिखाओ। देखो, यह आदमी तो बहुत सीधा साधा नहीं लग रहा। हमें ऐसे नहीं जाने देगा। मेरी सलाह है, इसे कुछ पैसे देकर चुप करा दो। इसकी आवाज यहीं दबानी पड़ेगी। ये तुम दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हो? आदमी निर्मल को सारी बातें बता देता है और बोलता है, सुनो भाई, देखो मामला थोड़ा संवेदनशील है। एक बात करते हैं, हम तुम्हें इस मिले जुले माल में से एक अच्छा खासा हिस्सा दे देते हैं। बस तुम्हें एक काम करना है। इस रात के बारे में जो कुछ भी देखा है उसे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एक शब्द भी किसी कान तक नहीं पहुंचना चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा, समझे? क्या कह रहे हो तुम दोनों? मतलब तुमने राठौड़ सिंह जी की हत्या कर दी? यानी तुम उनका खून करके उनका माल लूटकर भागने की कोशिश कर रहे हो, और ऊपर से तुम मुझे भी अपनी इस नीच हरकत में, अपने इस गुनाह में शामिल करना चाहते हो? मैं ऐसा नहीं कर सकता, सपने में भी नहीं। मैं तुम्हारे इस घिनौने, इस जघन्य अपराध में कभी शामिल नहीं हो सकता। मैं तुम्हारा एक पैसा तक नहीं लूंगा। मैं अभी चाहता हूँ और पूरे गांव को जगा देता हूँ, सबको बता देता हूँ कि तुम दोनों ने क्या कारनामा अंजाम दिया है। तुम दोनों अब बचकर नहीं जा सकते। राठौड़ सिंह जी का बेटा गांव में नहीं है तो क्या हुआ? गांव की न्याय पंचायत तो है। तुम दोनों ने जो पाप किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। मेरा तुमसे वायदा रहा, तुम्हें तुम्हारी करतूत का मजा चखाया जाएगा। और ऐसा कहकर निर्मल चिल्ला चिल्ला कर सारे गांव वालों को बुलाने लगता है। तभी ये दोनों आपस में बात करते हैं। अरे, ये चाल तो हम पर ही उल्टी पड़ गई। ये तो ईमानदार निकला। अब क्या करें? हमारा क्या होगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे पता है मुझे क्या करना है। तुम बस मेरा साथ देना। गांव वालों के सामने जो मैं कहूं, बस तुम हाँ में हाँ मिला देना। ऐसा कहकर आदमी भी गांव वालों को बुलाने लगता है। गांव वालों को बुलाता देख निर्मल सोच में पड़ जाता है और हैरान रह जाता है। ये गांव वालों को क्यों बुला रहा है? आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है? एक तो खुद जुर्म करके आया है, ऊपर से गांव वालों को खुद ही बुलाया जा रहा है। कहीं पागल तो नहीं हो गया? निर्मल यह सब सोच रहा होता है। तभी गांव वाले वहां आ जाते हैं और सरकार का आदमी गांव वालों से कहता है, अरे गांव वालों, जल्दी से इकट्ठा हो जाओ, तैयार रहना और अपनी आंखों से इस दरिंदे को देखो। यह शैतान राठौड़ सिंह जी के पवित्र घर में सेंध लगाकर उनका सब कुछ लूटने पर तुला था, लेकिन हमारी चौकसी और गांव के प्रति समर्पण ने इसकी चालाकी पर पानी फेर दिया और हमने इसे उसी वक्त जकड़ लिया। क्या बकवास कर रहे हो? ये तुम्हारा ही तो शैतानी चेहरा है जो सामने आ गया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने की? तुम्हें भगवान से डर नहीं लगता? तुमने ही राठौड़ सिंह जी के घर में डकैती डाली और अब मुझे फंसाने की साजिश रच रहे हो। तुम्हें अपने इस काले कारनामे पर शर्म नहीं आती? भाइयों और बहनों, यह सिर्फ चोरी नहीं, एक जघन्य अपराध है। इस निर्दयी इंसान ने राठौड़ सिंह जी पर बेरहमी से हमला किया है और उन्हें गंभीर रूप से घायल छोड़ दिया है। वह बेचारे तड़फ रहे थे। मैं अभी अभी वहां से आ रहा हूं। उनकी हालत देखकर मेरा दिल दहल गया। यह कायर जब वहां से भाग रहा था, तभी हमारी नजर इस पर पड़ी और हमने इसे रोक लिया और हमसे झूठ बोलने लगा। नहीं तो यह शैतान तो गांव छोड़कर भागने का इरादा रखता था। ये पूरा झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। हे गांव वासियों, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी सच्चाई को पहचानो। ये मुझे फंसाना चाहते हैं। ये सब कुछ इन दोनों धूर्तों ने किया है और मैंने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा है। ये इन्हें बचाने के लिए मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हैं। हम दोनों राठौड़ सिंह जी के सबसे वफादार सेवक हैं। क्या कभी कोई अपने ही स्वामी के साथ विश्वासघात कर सकता है? पूरा गांव हमारी ईमानदारी और समर्पण को जानता है। हमें झूठ बोलने का शौक नहीं है तेरी तरह। तेरे झूठ के जाल में कोई नहीं फंसेगा
अपनी फंसानेबाजी बंद कर, क्योंकि अब तू पकड़ा गया है और तेरा बचना नामुमकिन है। गांव वाले भी निर्मल की बातों पर यकीन नहीं करते और निर्मल को शक की नजरों से देखने लगते हैं। नौकर और सरकार के आदमी ने मिलकर सरपंच को सारी बातें बताते हैं। फिर इस बात पर पंचायत बैठाई जाती है। सरपंच जी, मेरी इस बात का यकीन कीजिए, मैं आपके सामने खड़ा खड़ा झूठ नहीं बोल सकता। ये सब एक सोची समझी साजिश है। ये दोनों मिलकर मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा रच रहे हैं। मैं पूरी तरह से निर्दोष हूँ। जब मैंने इन्हें सेठ जी के घर से चुराए हुए सामान के साथ पकड़ा, तब ये लोग मुझे पैसे देने लगे, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। फिर ये मुझ पर ही इल्जाम लगा बैठे। निर्मल, अपनी झूठी जुबान बंद कर, वरना मैं आज तेरी सांसें यहीं रोक दूंगा। तू ही वह सांप है जिसने हमारे सेठ राठौड़ सिंह जी की जान ले ली, और हम दोनों तेरे इस जुर्म की जीते जागते गवाह हैं। सरपंच जी राठौड़ सिंह सेठ के घर से चोरी कर कर यह कायर भाग रहा था। हमने इसे हाथों पकड़ा है, और जब मैंने सेठ जी के कक्ष में प्रवेश किया तो वह दृश्य सेठ जी बेजान पड़े थे। उनका शरीर ठंडा पड़ चुका था। हम यह देखकर दुखी थे और गांव वालों को आवाज लगाई ताकि इसका सच सामने आ जाए। नहीं, ये पूरा झूठ है। ये नाइंसाफी की पराकाष्ठा है। मैं आपकी जमीन पर खड़ा होके कसम खाता हूँ, मैं निर्दोष हूँ। आप मेरी एक नहीं सुन रहे। ये दोनों मिलकर आपकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं और आप इनकी बातों में आ रहे हैं। शांत रहो निर्मल, बहुत हो चुका तुम्हारा नाटक। क्या लालच ने तुम्हारी आत्मा को इतना कठोर बना दिया कि तुमने निर्दोष राठौड़ सिंह जी का खून कर दिया और तुम झूठ बोल रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर शर्म की एक रेखा तक नहीं। अब इस पंचायत के दिल में तुम्हारे लिए कोई दया नहीं बची है। तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा। पंचायत का ये अंतिम निर्णय है। निर्मल, तुम्हारा वो खेत जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने पसीना बहाकर हरा भरा किया था, आज हम तुमसे छीन लेते हैं। तुम्हारा घर जो तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी थी, अब तुम्हारा नहीं रहा। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज से तुम इस गांव के लिए एक अछूत हो। गांव का कोई भी व्यक्ति तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखेगा, तुमसे कोई बोलेगा नहीं, तुम्हें देखेगा तक नहीं। अगर किसी ने तुम पर दया की एक बूंद भी दिखाई तो उसके साथ भी यही व्यवहार होगा। और हम इस फैसले की गूंज आसपास के सभी गांवों में फैला देंगे। तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। कोई भी गांव, कोई भी व्यक्ति तुम्हारी मदद के लिए हाथ बढ़ाएगा तो उसे भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम एक शापित व्यक्ति की तरह जीवन बिताओगे। निर्मल पूरी तरह से टूट जाता है। निर्मल और उसकी पत्नी को धक्के देकर घर से निकाला जाता है और उसकी जमीन भी उसे छीन ली जाती है। दोनों गांव के बाहर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तब उसकी की पत्नी बोलती है, आखिर हमारे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? पता नहीं लीला, मैं भी यही सोच रहा हूँ। जबकि मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी मुझे किस बात की सजा मिल रही है? ऊपर वाला इतना कठोर दिल कैसे हो सकता है? अरे मैंने तो उन दोनों को पकड़वाना चाहा था। वो दोनों चोरी करके भाग रहे थे। क्या भलाई करने की यही सजा मिलती है जो आज मुझे मिल रही है? मुझे यकीन नहीं होता कि ये सब सच है। कभी कभी तो लगता है ईश्वर नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, नहीं तो ये सब कुछ नहीं होता। जो गंदे आचरण करता है, गंदा काम करता है, ईश्वर उसी का साथ देता है। तुमने देखा नहीं, दोनों ने मिलकर राठौड़ सिंह जी की हत्या की, चोरी की। मैंने उन्हें पकड़वाना चाहा, लेकिन मुझे सज़ा मिली। फिर भी वो निर्दोष बनकर घूम रहे हैं और जो निर्दोष है उसे ही सज़ा मिल रही है। अगर मैं नेकी का रास्ता छोड़ उनके साथ दे दिया होता तो मुझे आज बहुत सारे पैसे भी मिल जाते, मैं भी धनवान बन जाता। लेकिन पता नहीं मेरी मति मारी गई थी, जो मैं भलाई के चक्कर में अपना ही नुकसान कर बैठा। लेकिन अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो घर भी न रहा। दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं और जैसे तैसे एक झोपड़ी बनाते हैं और उसमें रहने लगते हैं। लाली, तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ। जंगल में कुछ फल मिले तो लेकर आता हूँ। जिंदा रहने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा ना। जब निर्मल फल तोड़ने के लिए जाता है तो गांव के कुछ आदमी वहां खड़े होते हैं। निर्मल छुपकर
उनके वहां से जाने का इंतजार करता है। जैसे ही दोनों वहां से जाते हैं, निर्मल फल तोड़ कर लाता है। जैसे तैसे चुप छुपाकर तोड़ कर लाया हूं, आज इस पर ही गुजारा करना पड़ेगा। ऐसा कब तक चलेगा? हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? तुम चिंता मत करो, मैं गांव में जाकर देखता हूं, शायद किसी को मुझ पर दया आ जाए, कोई तो मदद कर दे। मुझे कोशिश तो करके देखनी ही पड़ेगी ना। फिर दूसरे दिन निर्मल काम की तलाश में निकलता है। भाई, आपकी दुकान पर मुझे कुछ काम मिल सकता है क्या? बड़ी मेहरबानी होगी। घटिया आदमी, निकल यहां से खूनी कहीं का। तुझे काम दे दूं? दूर रह मुझसे। तुझे काम देना तो दूर, तुझसे कोई बात करना भी नहीं चाहता। निकल यहां से, वरना तेरी वजह से वही मुझे भी गांव से बाहर ना निकाल दे। आइंदा मेरी दुकान के सामने दिखना भी मत, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। निर्मल निराश होकर वहां से लौट जाता है। निर्मल कई जगह जाकर देखता है, लेकिन कोई भी उसे काम नहीं देता। लोग उससे बात करने के लिए भी तैयार नहीं होते। कोई फायदा नहीं लाली, काम देना तो दूर, लोग मुझसे बात करना तक नहीं चाहते। कैसी सजा मिल रही है? क्या ईमानदारी की यही सजा होती है? हमने तो कभी बेईमानी नहीं की, फिर भी ये सब क्यों? मुझे लगता है अब मुझे बेईमानी का ही सहारा लेना पड़ेगा। इन लोगों ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था ना, अब मैं सच में चोरी करूंगा। ऐसे हमारा पेट नहीं भरेगा लाली, तो मुझे अब खाने के लिए चोरी करनी ही पड़ेगी। मैं मजबूर हूं, मुझे ये करना ही पड़ेगा। मैं आज रात को ही दुकानदार के यहाँ से चोरी कर लाता हूँ। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। आपको मेरी कसम, भगवान हमसे नाराज हो जाएंगे। बहुत थोड़ा थोड़ा फल तोड़ कर आया करो। अरे लाली, भगवान हमारा साथ नहीं देते। अगर देते होते तो हमें ये दिन ना देखने पड़ते। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम रहती हो तो मैं चोरी नहीं करूंगा। फिर दूसरे दिन लाली निर्मल से कहती है, सुनिए जी, मैं क्या कह रही हूँ, मैं पराठे बहुत अच्छे बनाती हूँ। अब गांव में कोई काम तो देने से रहा, तो मैं सोच रही थी मैं आपको पराठे बनाकर देती हूँ, आप बाजार जाकर उसे बेच आइए। वहाँ कोई ना कोई तो आपसे पराठे खरीद ही लेगा। हमें कुछ ना कुछ काम तो शुरू करना ही होगा, वरना चोरी से कब तक ऐसा चलेगा। ठीक है, तुम मुझे पराठे बनाकर दो, मैं बाजार जाकर उसे बेच कर आता हूँ। फिर दूसरे दिन लली परांठे बनाकर निर्मल को देती है। निर्मल उन परांठों को लेकर बाजार में चला जाता है। कुछ देर बाद ग्राहक एक एक आने लगते हैं और निर्मल से कुछ परांठे खरीदते हैं। उसके बाद गांव का एक आदमी वहां आकर बोलता है, अरे ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम इस आदमी को जानते हो? ये निर्मल है, इसी ने खून किया था, ये खूनी है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम लोग इसके पराठे खरीदकर इसका पाप अपने सिर पर ले रहे हो। इसके हाथ के बने हुए पराठे खाओगे तो नरक में जाओगे। ये बहुत बड़ा पापी है, इसने पाप किया है और इसे यहाँ पराठे बेचने का भी कोई अधिकार नहीं। हे निर्मल, निकल यहाँ से। अगर आइंदा इस बाजार में दिखाई दिया तो मार मार के तेरी हड्डी पसलियां एक कर देंगे। और फिर लोग लिए हुए पराठे भी निर्मल को वापस कर अपने पैसे मांगने लगते हैं। निर्मल पैसे देने के बाद बहुत उदास हो जाता है और घर चला जाता है। तब लाली बोलती है, क्या हुआ जी, आज तो सुबह से लेकर अब तक एक भी पराठा नहीं बिका। ये कैसा दिन है? ऐसा लगता है मानो समय थम सा गया हो और हमारी नियति ने हमसे मुंह मोड़ लिया हो। नहीं लाली, ये कोई एक दिन की बात नहीं रही। ये बात, ये कलंक, ये अभिशाप अब आसपास के सारे गांवों की हवा में घुल चुका है। कोई ना कोई परिचित चेहरा, कोई ना कोई जानकार आंखें मुझे ढूंढ ही लेती हैं और फिर वही होता है। एक फुसफुसाहट, एक इशारा और लोगों के चेहरे बदल जाते हैं। मुझे पहचान लेने वाला बाकी सबको भी बता देता है कि देखो वही है, वही निर्मल। और फिर मेरा बनाया हुआ एक भी पराठा को कोई हाथ नहीं लगाता। दोनों पतिप की आंखों में असहायता और भविष्य का भय साफ झलकता है। कई दिन निराशा में डूबकर बीत जाते हैं।
एक शाम उनके घर पर एक आदमी आता है। उसकी उपस्थिति में एक अलग ही तेज है। क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों आए हो? जी, मैं पास के गांव का रहने वाला हूँ। मुझे कल रात सपना आया था कि भगवान मुझसे कह रहे थे, दूर झोपड़ी में कोई है जो पाप कर बैठा है। तुम्हें उसे जाकर उसके पाप को याद दिलाना होगा और उसके जीवन को हल करना होगा। ये तुम्हारा कर्तव्य है। आप मुझे बताइए कि आपने कुछ पाप किया है? अरे हाँ, मुझसे एक पाप हुआ है। अरे, लेकिन भगवान सपने में मुझसे कह रहे थे कि तुमने कोई पाप किया है। सोचो कि तुमने कोई पाप तो नहीं किया। निर्मल गहरी सोच में पड़ जाता है। अरे हाँ, मुझसे एक पाप हुआ है। बताओ तुमसे क्या पाप हुआ है, मैं उसका हल तुम्हें बताता हूँ। वह बताने लगता है। 5 साल पहले निर्मल और उसका दोस्त जंगल के रास्ते से शहर की ओर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में निर्मल का दोस्त तोता बोलता है, सच कहूं तो आज ये यात्रा मेरे लिए बहुत ही दुखदाई साबित हो रही है। पैरों में अब चलने की कोई शक्ति नहीं बची है और मन तो इतना थक गया है मानो कोई भारी बोझ उठा लिया हो। मैं भी तो वही महसूस कर रहा हूँ। शरीर का हर अंग अब दर्द कर रहा है। क्या हम कुछ देर के लिए विश्राम नहीं कर सकते? बस थोड़ी सी शांति और आराम की आवश्यकता है। यार, खेतीबाड़ी से अब वो लाभ नहीं रह गया है जो पहले हुआ करता था। आजीविका की ये संघर्षपूर्ण लड़ाई हमें मजबूरन शहर की ओर खींच लाई है। परंतु क्या पता हमारे सपने कब हकीकत का रूप धारण करेंगे। मेरी तो यही इच्छा है कि मैं अपने परिश्रम से असीम धन संपदा अर्जित करूं और एक सुखद जीवन व्यतीत करूं। सही कह रहे हो। मेरे मन की आकांक्षा भी कुछ ऐसी ही है, परंतु संदेह ये सता रहा है कि क्या कभी उस दिन का आगमन होगा जब हमारे पास भी वैसी ही समृद्धि होगी। लेकिन मेरा ईश्वर में दृढ़ विश्वास है, वो निश्चित ही हमारे लिए कोई ना कोई मार्ग प्रशस्त करेंगे। मेरी आस्था है कि एक ना एक दिन अवश्य हम भी धनवान बनेंगे और हमारा ये संघर्ष सफलता में बदल जाएगा। सुनो, एक विचार आया है। सामने दूर वो देखो, एक घर दिखाई दे रहा है। क्यों ना हम वहां जाकर कुछ जलपान की याचना करें। इस प्रयास ने तो मेरा गला सुखा के रख दिया है। अवश्य, चलो वहां चलते हैं। शायद वहां से हमें कुछ सहायता मिल जाए। फिर दोनों उस घर की ओर बढ़ने लगते हैं। उस घर में जाकर देखते हैं, वहां पर कोई नहीं होता। घर के अंदर ही एक कोने में कुछ पैसे और गहने थे। उन दोनों की निगाह सीधा उन पैसों पर जाती है। अरे निर्मल, देख रे, वहां पर पैसे हैं। तुम्हें पता है ये पैसे किसके हो सकते हैं? भाई, मुझे नहीं पता ये पैसे किसके हो सकते हैं, लेकिन हमें इन्हें छूना नहीं चाहिए। शायद ये किसी के हो। अरे निर्मल, तू समझ नहीं रहा। ये पैसे हमारे भगवान ने हमें दिए हैं। ये उनका एक इशारा था जो हम समझ नहीं रहे। नहीं भाई, मुझे नहीं लगता कि ये पैसे भगवान हम दोनों को दे रहे हैं। ये पता नहीं किसके होंगे। चिंता मत कर, भगवान ने हमें मौका दिया है। हम दोनों ये पैसे लेकर भाग जाते हैं। अगर किसी गरीब के होंगे भी तो भगवान उन्हें खुद दे देंगे। चल, अब सोच क्या रहा है? दोनों पैसे और जेवर की पोटली लेकर वहां से भाग जाते हैं। तभी उस घर के अंदर गरीब बूढ़ा अपनी बेटी के साथ आता है। पैसे चोरी हुए देखकर वह परेशान हो जाता है। अरे बिटुआ, अब क्या होगा? हमारे पैसे कौन लेके भाग गया? मैंने ये कैसे पीट पीट कर इकट्ठा किए थे, जिससे मैं तुम्हारी शादी करवानी चाहता था, लेकिन अब क्या होगा? अरे पिताजी, चिंता मत कीजिए। भगवान ही चाहता है कि मैं आपके पास रहूं और आपकी देखभाल करूं। मेरे बिना आपका कौन है इस दुनिया में? आप चिंता मत कीजिए। वह बूढ़ा आदमी लड़के वालों के यहाँ जाता है और सारी सच्चाई बताता है। तभी लड़के वाले कहते हैं, अगर शादी करने की औकात ही नहीं थी तो पहले ही बता देते। अब शादी को जब एक हफ्ते का समय बचा है, तब तुम आकर कह रहे हो कि पैसे और गहने चोरी हो गए। हम अच्छी तरह से जानते हैं
यह सब नाटक हमारे सामने नहीं चलेगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ऐसा कहने से हमारा दिल पिघल जाएगा और हम मुफ्त में तुम्हारी बेटी को शादी करके इस घर में लेकर आएंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर इस शादी को बचाना चाहते हो तो तुम्हें गहने और पैसों का इंतजाम करना ही होगा, नहीं तो हम यह शादी तोड़ रहे हैं। अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। बूढ़े बाबा निराश होकर घर चले जाते हैं। अपने पिताजी को निराश देख बेटी उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करती है। दिन बीतते चले जाते हैं और बाबा रोज परेशान रहने लगता है। उसका खाना पीना भी कम हो जाता है। अपने पिताजी को शादी के लिए इतना परेशान देख एक दिन वह आत्महत्या कर लेती है। यह बात निर्मल और तोता तक पहुंच जाते हैं कि उस घर में जिससे उन्होंने चोरी की थी, उस घर की बेटी ने आत्महत्या कर ली। अरे तोता, कहीं ये हमारी वजह से तो नहीं हुआ ना? अरे नहीं नहीं निर्मल, तू इतना क्यों सोचता है? मुझे नहीं लगता कि ये हमारी वजह से हुआ होगा। कोई और बात हुई होगी, पता नहीं, लड़की का कोई चक्कर होगा या फिर कोई और बात भी हो सकती है। छोड़ो, हमें क्या करना है। तुम इस बारे में दोबारा कभी बात मत करना और हमें यहां से बहुत दूर जाना होगा। वहां चलकर हम अपनी जिंदगी नए तरीके से शुरू करेंगे। तो ये बात है कि जब भी बुरा समय आता है वो हमारे ही कर्मों का नतीजा होता है। वह आदमी निर्मल को इस समस्या से निकलने का समाधान बताता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर एक दिन निर्मल को सरपंच कहीं जाते हुए दिखाई देता है। निर्मल दौड़कर उनके पास जाता है और बोलता है, सरपंच जी मेरी बात सुन लीजिए। मैं जानता हूं पूरे गांव में मेरी बुराई हो रही है। लोग मुझे चोर, बेईमान, झूठा न जाने क्या क्या कह रहे हैं, पर कसम है मुझे, अपने माँ बाप की कसम, मैंने कुछ नहीं किया। सरपंच जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मुझे एक मौका दीजिए, बस एक मौका, ताकि मैं अपनी सच्चाई साबित कर सकूं। मैं बहुत तकलीफ में हूँ सरपंच जी। अब तो ये इल्जाम मेरी जान खा रहा है। दिन हो या रात चैन नहीं है मुझे। गांव के लोग मुंह फेर लेते हैं, बच्चे तक मुझसे डरते हैं। क्या यही इनाम है ईमानदारी का? कृपा करके मुझ पर विश्वास कीजिए सरपंच जी। अगर मैंने झूठ कहा तो यही पंचायत में मुझे सजा दे देना। निर्मल, तेरी आंखों में जो दर्द है वो झूठ नहीं लग रहा। मैंने तुझे बचपन से देखा है, मेहनती, ईमानदार और सीधा साधा है। लेकिन पंचायत किसी की बात पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकती। फिर भी अगर तू कह रहा है कि तुझसे गलती नहीं हुई तो मैं तुझे एक आखिरी मौका देता हूं। बोल, क्या साबित करना चाहता है तू? धन्यवाद सरपंच जी, आपने मेरे दिल में फिर से उम्मीद जगा दी। सच तो यह है कि ये सब खेल नौकर और सरकार के आदमी ने रचा है। उन्होंने ही चोरी करवाई और सारा इल्जाम मेरे सिर मढ़ दिया। मेरे पास सबूत तो नहीं, लेकिन मेरे पास एक योजना है, एक ऐसी योजना जिससे सबके सामने सच खुद बाहर आ जाएगा। क्या योजना है तेरी निर्मल? खुलकर बता। अगर बात सही निकली तो मैं खुद तेरे साथ खड़ा रहूंगा और तुम्हें मुफ्त में सुरक्षा भी दिलाऊंगा, जिससे तू अपनी फसल शहर में महंगे दामों में बेच सकेगा। सरपंच जी, बस आपसे एक निवेदन है, आप जैसा कहूंगा वैसा ही करिएगा। मैं वादा करता हूं सच सबके सामने आ जाएगा, और अगर मैं गलत निकला तो आप मुझे गांव से निकाल दीजिए। ठीक है निर्मल, मैं तुझे एक आखिरी मौका देता हूं। तू जैसा कहेगा पंचायत वैसा ही करेगी। अगर तेरे कहे अनुसार दोनों सच में दोषी निकले तो मैं सबके सामने तेरी बेगुनाही का ऐलान करूंगा। धन्यवाद सरपंच जी, आपने मेरा भरोसा लौटाया है। अब देखिएगा सच कैसे अपने आप बोलता है। फिर निर्मल सरपंच जी को सारी बातें बताता है और एक योजना बताता है। फिर दूसरे दिन सरपंच जी नौकर के घर जाते हैं। तब सरकार का आदमी भी वहीं मौजूद होता है। सरपंच को देख नौकर बोलता है, अरे सरपंच जी, आप यहाँ इस वक्त कोई खास काम था क्या? इस वक्त तो आप कभी बाहर नहीं निकलते। हाँ, काम है, बहुत जरूरी काम है। तुम दोनों से एक हिसाब चुकाना बाकी है और आज मैं वही पुराना हिसाब बराबर करने आया हूं। हिसाब? कौन सा हिसाब सरपंच जी? हम तो समझे कोई गांव का मामला होगा।
गांव का मामला ही तो है, गांव के उस दिन का मामला जिस दिन राठौड़ सिंह की मौत हुई थी। तुम दोनों को शायद लगा होगा कि वो बात मैं भूल गया, लेकिन नहीं, मैं सब जानता हूं। उसी दिन क्या हुआ था, किसने क्या किया था, किसने झूठ बोला और किसने किसे फंसाया, सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ था। सरपंच जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? उस दिन तो आपने खुद फैसला सुनाया था कि निर्मल ही दोषी है। हमने तो वही कहा जो हमें पता था। सरपंच जी, आप तो खुद उस वक्त हमारे साथ थे, फिर अब अचानक ये इल्जाम क्यों? इल्जाम नहीं, सच बोल रहा हूं। मैंने उस दिन सत्य को दबा दिया क्योंकि मेरे अंदर की दुश्मनी ने इसाफ को मार दिया। हाँ, अब मैं मानता हूं निर्मल निर्दोष था, लेकिन मैं उसे पुराना कैम निकालने के लिए जानबूझकर उसके खिलाफ फैसला सुनाया और तुम दोनों के झूठ को सच का चेहरा दे दिया। सरपंच जी, हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। उस वक्त हालात ऐसे थे। हमें लगा अगर हम आपकी बात ना माने तो हमारी गर्दन जाएगी। हम मजबूर थे सरपंच जी। अब मैं रकम नहीं, इंसाफ चाहता हूं। तुम दोनों ने जिस जिंदगी को बर्बाद किया, अब उसी की तरह तुम्हें भी सच्चाई के सामने झुकना होगा, वरना गांव के बीच चौराहे पर मैं सब कुछ उगल दूंगा। सारी साजिश, हर झूठ, हर रिश्वत सबके सामने। सरपंच जी, हमें बस एक मौका दे दीजिए। हम आपकी हर बात मान लेंगे। जो हिस्सा चाहे हम देने को तैयार हैं। सुनो सरपंच जी, जो मांग रहे हैं वह दे दो। बस मामला यहीं खत्म कर दें। क्या दे दूं मैं? मेरे पास तो अब कुछ बचा ही नहीं। तुम जानते हो पिछले महीने सब खत्म हो गया। तू ही दे दे कुछ, मैं बाद में देख लूंगा। कुछ गांव वाले लोग बाहर खड़े यह सारी बातें सुन लेते हैं और फिर सरपंच कहते हैं, देखा गांव वालों, तो ये थी इन दोनों की असलियत। अब सब सच सबके सामने आ चुका है। और इस तरह उन दोनों को सजा मिलती है और निर्मल की सजा पूरी हो जाती है। निर्मल फिर से अपना नया जीवन व्यतीत करने लगता है। सरपंच वादे अनुसार सारी उम्र के लिए उसकी सुरक्षा प्रदान करते हैं और गांव वालों के लिए भी सुरक्षा मुफ्त में देने लगते हैं। हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि तकदीर का फैसला भगवान करते हैं। बस हमें अपने कर्म को साफ रखना चाहिए और बुरे कर्मों से दूर रहना चाहिए।